हेलो एवरीवन। आज हमारा फिफ्थ ट्यूटोरियल है HTML एंड CSS का। तो इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि हम लिंक्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और इमेजेस किस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ी बहुत उन पर CSS अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है myfile.html के नाम से, और डेस्कटॉप पे भी myfile.html पड़ी है, और इसको मैं ब्राउज़र में भी ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे, जैसा कि हम लिखते आ रहे हैं हर वीडियो में, और ये लिखना लाजमी है। वेब पेज का टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो लिंक क्रिएट करने के लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं या एलिमेंट यूज़ करते हैं वो है ए टैग। ठीक है, ए लिख के जब हम टैब दबाएंगे तो ये href हमारे पास आ जाता है। बेसिकली इसको हिडन रेफरेंस बोला जाता है, और इसके अंदर हम लिंक जो है वो हम अपना प्लेस करते हैं, और यहाँ पे जो फ्रंट पे टेक्स्ट शो होगा वो हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिक हेयर यहाँ पे लिखता हूँ तो ये यहाँ पे शो हो रहा है, बट क्लिक होने पे क्या होगा, कौन सा लिंक ओपन होगा वो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ https://www.facebook.com। अब क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा और इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये facebook.com को ओपन कर देगा, बट आपने चेक किया कि ये इसी पेज के अंदर इसको ओपन कर रहा है। मुझे क्या करना है कि मुझे ये चाहिए कि ये नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक जब भी मैं लिख दूंगा इसमें, तो उससे क्या होगा, जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो अब उस टैब के अंदर ओपन नहीं हुआ, डिफरेंट टैब के अंदर ओपन हुआ है। ठीक है, ओके। आज हम इस पे करेंगे कुछ CSS के इफ़ेक्ट्स अप्लाई, एंड उसके बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टाइल का एक टैग ऑन करूँगा, और ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसको इंटरनल CSS के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमने CSS को विद इन द पेज लिखना हो तो उसके लिए या तो फिर हम इनलाइन CSS यूज़ करते हैं, जो कि हम स्टाइल के एट्रीब्यूट में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और अगर इंटरनल करनी हो तो हम इस तरीके से करते हैं। तो बहरहाल हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए टैग, एंड इसको मैं कर रहा हूँ ओपन ब्रैकेट्स को। इसके अंदर बेसिकली मैं लिखूँगा कि कलर जो है वो आप इसका कर दो रेड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कलर रेड लिखूँगा, अभी क्या होगा कि इसका जो लिंक का कलर है वो चेंज हो के रेड हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो नीचे यहाँ पे बॉर्डर लगा आ रहा है बेसिकली, ये रिमूव हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जैसे ही मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखूँगा तो देन क्या होगा कि ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो मैंने चेंज करना है, और इसका मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा करूँगा, बैकग्राउंड कलर के लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर का। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड लिख रहा हूँ, और बैकग्राउंड में कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल येलो, या मैं कर देता हूँ टील। यहाँ पे आते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे तो ये टील एक बैकग्राउंड आ चुकी है, और इसका जो कलर है वो है रेड। कलर को मैं करने वाला हूँ वाइट, एंड इसके अलावा मुझे ये करना है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़, और मैं कर रहा हूँ इसको 20 पिक्सल्स। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है 20 पिक्सल करने से इसके जो लेटर्स हैं वो बड़े हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना है कि ये जो बिल्कुल स्पेस, मतलब इसमें थोड़ी स्पेस ऐड करनी है, कि अभी जो बैकग्राउंड आ रही है वो बिल्कुल जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं उनके बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। पैडिंग मैं यहाँ पे दूंगा 10 पिक्सल्स, एंड देन मैं करता हूँ रिफ़्रेश। यहाँ पे अभी इसमें जो है वो ये जो है बटन का साइज़ जो है वो सेंटर से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और पैडिंग के बारे में हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि इससे हम और क्या कर सकते हैं या किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी हम पैडिंग और मार्जिन का पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे BR टैग अप्लाई कर रहा हूँ ताकि थोड़ा इसको मैं नीचे कर पाऊँ। अब सेकेंडली मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी हम इसके ऊपर माउस लेके आएँ, माउस इस बटन के ऊपर लेके आएँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कर्सर है वो हमारा चेंज हो रहा है और पॉइंटर के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कर्सर तो चेंज हो ही रहा है, बट इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो भी चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ए एंड देन कॉलन होवर। तो इसका मतलब क्या है कि ए के ऊपर जब होवर होगा देन इस पर क्या इफेक्ट अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैकग्राउंड, इसका कर दो रेड। तो फॉर एग्जांपल अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ
एंड जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो इसका बैकग्राउंड क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका थोड़ा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। जो क्लिक हियर लिखा हुआ है तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे आकर मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली एंड मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ताहुमा। यहाँ पे आए, रिफ़्रेश किया और ये फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो भी चेंज हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस पर हमने ये यहाँ पे ये ऊपर लगाई हुई है ना। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अभी तो ये हमने होवर इफेक्ट अप्लाई किया। सेकेंडली ये है कि जब हम इसको ओपन कर लेंगे, इस लिंक को हम विज़िट कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो इसका कलर चेंज होना चाहिए वो हम किस तरीके से करेंगे। कि मतलब अगर हम एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं लिंक को तो फिर कैसे चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए विजिटेड, मतलब कि अगर इसका मतलब है कि ए विज़िट हो चुका हो, उस लिंक को आपने ओपन कर लिया हो, तो देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि उसका जो कलर है वो आप कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल पर्पल। इधर आए एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी ये पर्पल क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये विज़िट हो चुका है। और फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस बटन को एंड उसका मैं लिंक चेंज करके कोई ऐसी वेबसाइट का लिंक कर देता हूँ जो मैंने अभी ओपन नहीं की हुई, फॉर एग्जांपल xyz.com। सो इधर आके यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा एंड अभी इसका कलर क्या आ रहा है, वाइट। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये वेबसाइट ओपन होगी, बट अभी वो ओपन नहीं हुई बिकॉज ऑफ तो हम ऐसा करते हैं कि किसी एक रियल वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, गूगल में मैं कुछ भी मैंने यहाँ पे यज़दान सर्च किया और यहाँ पे मैं ये कोई लिंक उठा लेता हूँ जो मैंने ओपन नहीं किया पहले, और इस लिंक को अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने इसको ओपन नहीं किया तो ये अभी वाइट शो कर रहा है, बट जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये लिंक ओपन हो जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, पर्पल हो जाएगा। ओके, सो ये था कि हम किस तरीके से बटन्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कलर्स को। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आपने ए पे किया नीचे दोनों पे ए वाली वो सारा फॉन्ट वगैरह ए पे, हाँ, क्योंकि हमने ए के ऊपर किया तो दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि किसी एक के ऊपर करना है, किसी एक ए टैग के ऊपर, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, या तो फिर आईडी का या क्लासेस का। तो आईडी बेसिकली क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसको एक आईडी असाइन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल BTN1 के नाम से, मतलब बटन 1। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हो, और जो बटन 1 आईडी है चूँकि, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश। अभी भी अगर मैं यहाँ पे ए रहने देता हूँ तो चूँकि दोनों ही हमारे पास ए टैग्स हैं तो दोनों के ऊपर इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। बहरहाल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा हैश BTN1, तो फिर ये वाला जो इफेक्ट है ऊपर वाला वो सिर्फ अप्लाई होगा इस बटन पे, लेकिन जो नीचे वाले इफेक्ट्स हैं वो हर बटन पे अप्लाई होंगे। जो हॉवर का इफेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे वो हम कर रहे हैं ए के थ्रू, और ये हम किसके थ्रू कर रहे हैं, बटन 1 के थ्रू। अब हम के अंदर बटन दे दिया। हाँ, अब मैं यहाँ पे इधर भी अगर मैं BTN1 कर देता हूँ तो देन क्या होगा कि सिर्फ जिस चीज़ का भी आईडी BTN1 होगा उसी के ऊपर इफेक्ट अप्लाई होगा, दूसरी किसी चीज़ पे अप्लाई नहीं होगा। इस पे दूसरे बटन पे अप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर दूसरे पे भी करना है तो उस पर वो आईडी अगर होगी तो फिर ही। अच्छा, दूसरा ये कि आईडी जो है वो हम एक चीज़ को एक ही दे सकते हैं। अगर आपने इस चीज़ को आईडी देनी है तो इसको आपको एक अलग नाम देना है। मतलब अगर इसको BTN2 या BTN XYZ जो भी आपने नाम देना है, सेम नाम के हम दो आईडीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें ऐसा करना है कि कोई ऐसी स्टाइलिंग है जो हम डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर इकट्ठा अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लासेस का। हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास, तो मैं यहाँ पे क्लास लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल बॉर्डर्स क्लास। ओके, या बॉर्डर्स इफेक्ट। हाँ, अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आके मैं इसको डॉट लिखता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉर्डर्स इफेक्ट। अब मैंने ये डॉट यहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ क्लास, क्योंकि आईडी के लिए हम हैश यूज़ करते हैं और क्लासेस के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। डॉट आईडी के लिए, डॉट क्लास के लिए और हैश आईडी के लिए। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और बॉर्डर्स इफेक्ट के ऊपर मैं यहाँ पे बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर में हम 3 पैरामीटर्स देते हैं। पहला आ जाता है कि वो कितना मोटा होगा या उसकी मोटाई कितनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 पिक्सल लिख देता हूँ या 5 पिक्सल लिख देता हूँ या 10 पिक्सल, जितना भी हम करना चाहें उसको। बहरहाल मैं भी इसको 2 कर रहा हूँ। देन आप लिखते हो कि उसका स्टाइल क्या होगा, मतलब वो सॉलिड होगा
या वो डॉटेड होगा या वो डैश्ड होगा, वो आप लिख सकते हो। और थर्ड नंबर पे आ जाता है उसका कलर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। अब जिस भी चीज़ के ऊपर ये वाली क्लास अप्लाई होगी, बॉर्डर इफेक्ट्स वाली, उसके ऊपर वो बॉर्डर लग जाएगा, जैसे कि ये। ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो पहला बटन है, यहाँ पे भी सेम क्लास ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर इफेक्ट वाली। जैसे मैं ये वाली क्लास यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो पहली वाली जो क्लास है उसके ऊपर भी बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि हम फ़र्ज़ करो कि हम एक और यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, एक और क्लास यहाँ पे बना लेते हैं, वो हम रख लेते हैं बॉक्स शेडो इफ़ेक्ट। इस नाम से हमने ये क्लास बना ली। अब ये क्लास जो है इसका काम ये होगा कि इसमें हम बॉक्स शेडो अप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ पे, ठीक है। तो बॉक्स शेडो के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स शेडो। इसके आप 4 पैरामीटर्स भी दे सकते हैं, 1 पैरामीटर भी दे सकते हैं, 3 पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे 4 पैरामीटर्स दे रहा हूँ। एंड इसमें आप उसकी जो मैं चेक इसमें जो है ना आपने 4 पैरामीटर ऐड कर दिए अभी, ठीक है। लास्ट में आपने ऐड करना होता है इसका कलर। फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर रहा हूँ ग्रे। देन मैं इसको सेव करूँगा, इधर आके रिफ़्रेश करूँगा। तो अभी क्या होगा कि अभी चूँकि हमने ये क्लास किसी को भी यहाँ पे नहीं दी, किसी भी एलिमेंट के ऊपर ये क्लास अप्लाई नहीं की। बॉक्स शेडो नहीं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो बटन 1 है इसी के ऊपर मैं ये भी क्लास रहने दूँ, मतलब बॉर्डर्स भी मैंने लगाने हैं और मैंने बॉक्स शेडो इफेक्ट भी लगाना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे उस क्लास का नाम भी लिख दूँगा बॉक्स शेडो इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम एक वक्त में 2 क्लासेस लगा सकते हैं, दरमियान में 2 3 जितनी जितनी मर्जी। मर्जी हम लगा सकते हैं। हमें जस्ट यहाँ पे स्पेस ऐड करनी है, स्पेस ऐड करने के बाद क्लास ऐड करनी है एंड आप उसका इफेक्ट यहाँ पे देख पाओगे। रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखोगे कि इसमें हल्का सा जो है वो शेडो ऐड हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही है। और अगर मैं सेकंड बटन के ऊपर शेडो ऐड करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी क्लास ऐड कर दूँगा बॉक्स शेडो इफेक्ट वाली। ओके। सो लेट्स सी, इस पे भी जो है वो ये 2 पिक्सल ये जो लिखा है, हाँ, ये इतनी शैडो के लिए उसका मैं होता आपको है। समझाता हूँ बॉक्स शेडो में क्या होता है। बॉक्स शेडो में जो चारों वैल्यूज़ हैं वो किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पे। बॉक्स शेडो में जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ आ जाती है वो है इसका ऑफसेट कितना होगा एक्स एक्सिस से वर्टिकल, सॉरी वाई एक्सिस से कितना होगा वर्टिकल। और पहला आ जाता है आपके पास हॉरिजेंटली, मतलब कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से कितना कितना शेडो आपने अप्लाई करना है उसका, मतलब कितना होगा, कितने पिक्सल्स होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आया था कि वो ब्लर कितना होगा। ये मैं भी आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ शेडो का। ब्लर ब्लर जो है वो कितना होगा। थर्ड नंबर पे आ रहा है उसका स्प्रेड कितना होगा, मतलब वो फैलेगा कितना, ठीक है। और बाद में आ रहा है उसका कलर क्या होगा। तो ये बेसिकली 5 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। पाँचवीं पाँचवीं कलर की है कलर की वो और बाकी जो है वो पहली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन ब्लर कितना होगा और स्प्रेड कितना होगा। क्लियर है। तो हम इसको फ़ोटोशॉप में ज़रा देख लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि कोई भी एक तस्वीर ओपन कर लेता हूँ। सो मैं क्या करने वाला हूँ कि एक इमेज ओपन कर रहा हूँ। ओके, सो मैं ये वीडियो ओपन मैंने की, ये एक इमेज ओपन की। इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा शेडो ऐड करूँ या इसको मैं ब्लर करना चाह रहा हूँ। जब हम बल्कि हम ऐसा करते हैं इसमें शेडो ऐड कर लेते हैं या हम इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। ओके, सो मैंने भी यहाँ पे ओपन किया फ़ोटोशॉप। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ एक टेक्स्ट। ये मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड एंड चूँकि इसका कलर वाइट है इसलिए शो नहीं हो रहा, तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। एंड इसका जो टेक्स्ट है वो मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसके ऊपर शेडो ऐड करने वाले हैं। मैं यहाँ पे एफएक्स में आ रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉप शेडो में जाऊँगा और अभी थोड़ा सा आपने देखा होगा कि ड्रॉप शेडो ऐड हो गया है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ रहा है वो है ओपेसिटी इसकी कितनी है। सेकंड नंबर पे इसका एंगल कितना है, इसका डिस्टेंस कितना होगा। और डिस्टेंस दो तरह से है, मतलब इसमें तो एंगल आपको शो हो रहा है, लेकिन जब आप HTML के थ्रू, CSS के थ्रू जब आप बॉक्स शेडो अप्लाई करते हो तो उसमें आपके पास या तो फिर एक्स एक्सिस से होता है हॉरिजेंटली या वर्टिकली, ठीक है।
कि वर्टिकली उसको कितना नीचे करना है या ऊपर करना है, और हॉरिजेंटली उसको कितना इधर को करना है या राइट को करना है या लेफ्ट को करना है, ठीक है। अभी ये जदीद है, हाँ, जदीद आ गया हुआ बहरहाल ये है कि इसके तो अंदर ये हम साइड से इसको चेंज नहीं कर सकती है। किसको, अच्छा ये डिस्टेंस स्प्रेड हाँ साइड ये है से, डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। हाँ ठीक। दूसरा आपने वहाँ पे देखा स्प्रेड, तो स्प्रेड बेसिकली किसे कहते हैं, ये चीज़ स्प्रेड है। अभी आपको शेडो नज़र आ रहा है, तो अगर मैं स्प्रेड करता हूँ तो बेसिकली स्प्रेड का मतलब क्या है, फैलाना, डार्क तो वो करना, कितना फैला हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आ जाती है ब्लरनेस, ये है बेसिकली ब्लरनेस। साइज। HTML CSS में जब आप लिखोगे उसका मतलब वहाँ पे है ब्लर, तो ब्लर कितना होगा वो आप यहाँ से डिफाइन करोगे। ओके ओके, ये कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई डब्बा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हो, इमेज पे भी अप्लाई कर सकते हो या किसी भी चीज़ पे। अच्छा अच्छा ओके तो ओके। बहरहाल हमें ये 5 वैल्यूज़ कुछ इस तरह से देनी है, मतलब पहली वैल्यू हॉरिजेंटल एक्सिस को, दूसरी वर्टिकल एक्सिस को, तीसरी ब्लर, एंड चौथी स्प्रेड, एंड पांचवी जो है वो कलर। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे जो भी हमने फोटोशॉप में देखा कि हम इसकी ओपेसिटी भी दे सकते हैं। तो अगर आप RGBA वाले कलर यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड कलर का शेडो देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 255 लिखूँगा, 0 एंड 0, एंड जो ओपेसिटी है मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ अल्फ़ा चैनल के थ्रू, 0 से लेके 1 के दरमियान, 0.1। ये ओपेसिटी के लिए, हाँ ओपेसिटी के लिए, ये जब कलर्स हमने पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था। हाँ जी ये वो मुझे पता है। मैं यहाँ पे इसको 0.5 कर रहा इसकी जो हूँ। ना 3 वैल्यूज बस पड़ी थी, चौथी नहीं, ओपेसिटी वाली नहीं पड़ी। ओपेसिटी वाली हमने पढ़ी थी बट आपने उसका गौर नहीं किया होगा। बहरहाल ये RGBA एक अलग कोड है, RGB एक अलग कोड है। हाँ RGB मैंने पढ़ा था मैंने RGB। आपको RGBA भी पढ़ाया था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपने याद नहीं रखा। आपको मैंने बताया था कि ये जो चौथी वैल्यू है ये आप 0 से लेके 1 के दरमियान में देते हो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। उसमें ये होता है कि जब भी आप, मैंने फ़ोटोशॉप भी आपको ओपन करके उसने दिखाया था, किसी फ़ोटो को अगर हमने मदम करना है, उसको लाइट करना है, तो उसको हम ओपेसिटी बोलते हैं। उस ओपेसिटी को सेट हम इसके थ्रू कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, अब ये ओपेसिटी टॉप पे है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो पीछे शेडो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क आ रहा है। अब अगर इसको मैं थोड़ा मदम करना चाह रहा हूँ तो मैं इसकी जितनी ओपेसिटी कम करता जाऊँगा उस हिसाब से तो वो फिर ब्लर का काम नहीं कर रही है, ब्लर का काम नहीं कर रहा, ये थोड़ा उसको मदम कर रहा है सिर्फ। सिर्फ मतलब ब्लर का काम होगा इधर से। इधर। फर्ज करो इसको मैं 5 कर देता हूँ तो ब्लर होगा यहाँ से, अब देखा अब ब्लर हुआ, ठीक हो गया, समझ लगी इस चीज़ ओके की। ओके। अच्छा, मैं अब ये चाहता हूँ कि जो ब्लर इफेक्ट है, ब्लर इफेक्ट वो अप्लाई होना चाहिए जब हम होवर करें, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जस्ट इसलिए बनाई थी ये समझाने के लिए कि हम एक वक्त में 2 क्लासेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर टैक्स को दे दी हो शेडो फिर क्या करें, आपने बोला टैक्स को भी तो देना आप किसी भी चीज़ को दे सकते हो, जस्ट तरीकाकार तो यही है। क्लास दे दी है सिर्फ उसको, बॉक्स शेडो, बॉक्स क्लास शेडो, भी से यही दे दी। क्लास तो यार हम खुद डिफाइन कर रहे हैं वही ना। बता हाँ, क्लास को दे सकते। क्लास तो कोई भी आप बना सकते हो। बहरहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि बटन 1 जो है उसके ऊपर जब होवर होगा तो फिर उसका बॉक्स शेडो इस तरह हो। अब हम रिफ़्रेश करते हैं, अभी हमारे सामने ये है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ माउस, तो आप देख रहे हो कि उस पर बॉक्स शेडो जो है वो ऐड हो रहा है। ओके, अच्छा आज हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, एक और चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, और वो है बॉर्डर रेडियस। क्या है बॉर्डर रेडियस? आइडिया है आपको इसका हसन कि किस लिए यूज़ किया जाता है, आपकी बॉर्डर रेडियस होती है किस लिए यूज़ की जाती है? इसलिए बॉर्डर डिफाइन नहीं हो रहा है इसलिए। मतलब आप अपनी आम आम जुबान में आप मुझे बताओ किस तरह से, किस लिए यूज़ होती है? रेडियस यूज है ना एक बॉर्डर का, उसका काम ही ज्यादा करने के लिए होती है। क्या मुराद है रेडियस से? ये डब्बा है, डब्बे को बड़ा ये करना नहीं है, नहीं, मैं छोटा आपको करना बताता हूँ, ये जो चीज़ है ना, हाँ इसके लिए ठीक है, ये जो कॉर्नर्स के लिए, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, बेसिकली हम यहाँ पे अगर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल बटन में आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 10 पिक्सल होना चाहिए। तो क्या होगा कि बटन के चारों साइडों से ये इस तरह से राउंड हो जाएगा, राउंड शेप हो जाएगा। अच्छा अच्छा कोनों को गोल करने हाँ, के लिए। और आप इसको जितना मर्जी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल कर दो या जितना भी आप करना चाहते हो। ओके ओके समझ लगी इस चीज़ की? मतलब क्या लगा बड़ा जबरदस्त चीज है। अच्छा, दूसरा ये कि 50 पिक्सल तो हमने अब इसको बॉर्डर रेडियस कर दिया, मैं ये चाह रहा था कि सिर्फ इस साइड से हो, बाकी साइड नॉर्मल रहें, तो उसके लिए क्या होगा?
उसके लिए हमारे पास हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा। हम फिर बॉर्डर रेडियस यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, क्योंकि टॉप पे है और लेफ्ट पे है जिसको हम करना चाह रहे थे। एक मतलब कोना होगा। हाँ, अब ये सिर्फ ये वाला होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ 10 पिक्सल्स, अब ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको भी कर दूँ। हाँ, तो मैं इसके लिए क्या लिखूँगा, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस इक्वल्स टू, क्लियर है ये वाला? सेम है ये एंड ये, क्लियर। तो ये था बॉर्डर रेडियस। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं और एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पे भूल गया, और बॉर्डर के अंदर हम डिफरेंट तरह के स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं, जिसका मैंने बताया डैश्ड, ठीक है, और उसके अलावा मैंने बताया था डॉटेड, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी बेसिकली पैडिंग की और मार्जिन की। पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है। बहरहाल पैडिंग क्या सिनेरियो है, अभी हमने इसको यूज़ किया बटन को थोड़ा बड़ा करने के लिए, ठीक है। अब ये यूज़ बेसिकली किस लिए होती है। अच्छा, पैडिंग से पहले हम ऐसा करते हैं, डिव का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो HTML का एक एलिमेंट है डिव, जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डिव क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने डिव क्रिएट की, और अभी आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये जो नीचे हुआ है थोड़ा सा, वो ये DR लगाने की वजह से हुआ है, डिव की वजह से नहीं हुआ। हाँ, डिव के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर पहली बात है, मैं हम कुछ भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ, इमेज, की वैल्यू ना दे फिर भी लिखा जाएगा। हाँ, मतलब इस डिव के अंदर हम कोई भी चीज़, कोई भी टैग नेम लिख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। टैग ना भी लिखे ऐसे लिख दे कुछ, अब वो आएगा सामने। हाँ, आएगा सामने, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि इस डिव को मैं एक आईडी दे रहा हूँ div1 के नाम से, और इस आईडी के थ्रू मैं इसको स्टाइल कर रहा हूँ div1। इसकी मैं विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ, नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ना तो उसकी विड्थ डिफाइन थी, ना ही उसकी हाइट डिफाइन थी, और ना ही उसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन था। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड कर रहा हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो ये हमारे सामने एक डिव शो हो चुकी है। डिव डब्बा, हाँ जी, बॉक्स। अच्छा, इसमें मैंने विड्थ डिफाइन की है 100 पिक्सल, हाइट डिफाइन की है 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर क्या दिया है, रेड। तो अब आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे एक डिव आ चुकी है, ठीक है। इसका अभी के लिए आप ये समझ लो कि सिर्फ इतना ही काम है, लेकिन इसको बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, उसकी रीज़न ये है कि हर वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं, डिवीजन्स होती हैं, तो वो क्रिएट करने के लिए हम डिव्स को यूज़ करते हैं, जो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये सिनेरियो है। अगर मैं इसको पैडिंग देता हूँ, अब हम पैडिंग पे आ जाते हैं। अगर मैं इसको पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल तो क्या होगा, ये बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा होगा, इसका बेसिकली जो सेंटर है बॉक्स का, सेंटर से लेके इसके बॉर्डर्स तक का जो फासला है, चारों तरफ या पांचों तरफ या छः जितनी भी तरफें हैं उसकी, जितनी भी तरफ इसका जो फासला है वो क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा ये बॉक्स। तो मतलब सेंटर से बॉर्डर्स तक का जो फासला है उसको हम बोलेंगे पैडिंग। अगर आपने उसको बढ़ाना है तो आप किसका यूज़ करोगे, पैडिंग का, पैलिंग का नहीं, पैडिंग का। हाँ, अच्छा, पैडिंग में भी मैंने एक वैल्यू दी है 20 पिक्सल, चारों तरफ से अप्लाई हो चुकी है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पैडिंग राइट कर दें, पैडिंग लेफ़्ट कर दें, तो वो सिर्फ राइट साइड से अप्लाई होगी। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग बॉटम कर देता हूँ तो सिर्फ वो नीचे से बड़ा होगा। अगर मैं इसको लेफ़्ट कर देता हूँ तो लेफ़्ट से होगा, टॉप करता हूँ तो टॉप से होगा, जिस साइड से हम करेंगे। और हम ये चारों चीज़ें एक ही जगह पे भी कर सकते हैं, मतलब कि पैडिंग लिखें, यहाँ पे हम 4 वैल्यूज़ देते हैं, मतलब कि 20 पिक्सल, 30 पिक्सल और इसके बाद 50 पिक्सल। अब ये क्या होगा, 20 पिक्सल टॉप से, 20 पिक्सल राइट से, 30 पिक्सल बॉटम से और 50 पिक्सल लेफ़्ट से, ठीक है। तो ये क्लॉक वाइज जो है चलेगा, और ये आप 4 वैल्यूज़ इस तरह से दे सकते हो। तो अब हर तरफ की मैंने अलग अलग वैल्यू डिफाइन कर दी, बट एक ही प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। दूसरा ये कि हम इसमें 3 वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। जब आप 3 वैल्यूज़ असाइन करोगे तो पहली वैल्यू असाइन होगी किस पे बोला, टॉप पे, राइट, दूसरी होगी राइट पे एंड लेफ्ट पे, और जो 30 पिक्सल है ये होगी बॉटम से। तो लेट्स सी
कुछ इस तरह से। अच्छा, अगर आप इसमें दो वैल्यूज़ देते हो तो फिर क्या होता है, एक वैल्यू फ़र्ज़ करो मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ, तो पहली वैल्यू टॉप एंड बॉटम से होगी और दूसरी जो है वो होगी राइट एंड लेफ़्ट से। तो आप देख रहे हो कि इस तरीके से ये आ चुका है, हॉरिजॉन्टली बड़ा ग्रो किया है इसने, ठीक है। दूसरा ये कि अगर मैं एक ही वैल्यू देता हूँ तो मैं पहले बता चुका हूँ वो चारों साइड से अप्लाई होगी। तो पैडिंग की आई थिंक समझ लग गई है। नेक्स्ट आगे छोटा बनाना, छोटा करना है तो फिर पैडिंग हटा दो या 0 पिक्सल कर दो, ख़त्म। रिफ़्रेश किया वापस, इससे भी छोटा करना तो तो फिर ये किस लिए, ये हमने किस लिए यूज़ किया था। ठीक है, और अपनी मर्जी से हम हाँ, अच्छा दूसरा ये कि मार्जिन, मार्जिन क्या है, एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स से फासला या एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से फासला। उसके लिए आप क्या करने वाले हो, मैं यहाँ पे एक और डिव बनाने वाला हूँ और उसी की हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम आईडी दे रहे हैं div2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ हैश div2। इसका जो विड्थ है वो भी 100 पिक्सल होगी, इसकी जो हाइट है वो भी 100 पिक्सल होगी, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है हैश आईडी को शो वो करता होगा, है, हाँ हैश आईडी को शो करता है, यस। इसका मैंने जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने कर दिया ग्रीन फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ तो ये बॉक्सेस आ चुके हैं। इन दोनों को अगर मैं मार्जिन देना चाहता हूँ, अभी देख रहे हो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं टॉप एंड बॉटम से, तो मैं यहाँ तो फिर ऊपर वाले को अगर मार्जिन दूंगा इससे अलग करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन बॉटम से दूंगा, और अगर इसको ऊपर वाले से अलग करना है तो मैं मार्जिन टॉप से दूंगा, ठीक है। मार्जिन टॉप से दें। हाँ, बहरहाल अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे div1 के ऊपर सिर्फ मार्जिन अप्लाई कर रहा हूँ 20 पिक्सल्स का। सो लेट्स सी, जैसे ही मैंने किया है चारों साइड से 20-20 पिक्सल थोड़ा आगे हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं सिर्फ टॉप से अगर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मार्जिन टॉप, तो ये सिर्फ ऊपर से थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको 70 पिक्सल कर देता हूँ तो ये ऊपर से तो नीचे हो ही रहा है, लेकिन साथ बाकी की चीज़ें भी नीचे लेके जा रहा है। तो अब बाकी की चीज़ें नीचे ना जाएं और ये चीज़ ऊपर आ जाए, उसके लिए क्या चीज़ यूज़ होती है वो हम बाद में देखेंगे। उसके लिए हम पोजीशंस का यूज़ करते हैं। बहरहाल मार्जिन में जब भी आप उसको नीचे करोगे तो बाकी के एलिमेंट्स भी इफेक्ट होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मार्जिन बॉटम कर रहा हूँ, तो बॉटम से जब मैं इसको दूंगा तो क्या हुआ, वो ऊपर ही रहा है लेकिन नीचे से उसके फासला ऐड हो गया, जिसकी वजह से नीचे वाला एलिमेंट आगे चला गया। क्लियर। इसी तरह मैं मार्जिन राइट से भी दे सकता हूँ, लेफ्ट से भी दे सकता हूँ। इसके अलावा मैं मार्जिन की भी 4 वैल्यूज़ दे सकता हूँ या 3 वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ। 4 वैल्यूज़ अगर देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, ये टॉप से अप्लाई होगी पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू राइट से होगी, तीसरी वैल्यू और ये होगी लेफ़्ट से। तो इस तरीके से ये क्लॉक वाइज काम करेगा, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम इसमें ऐसा करते हैं कि 3 वैल्यूज़ देते हैं तो वही वाला फिर से फार्मूला कि जो पहली वैल्यू है वो टॉप टॉप की, दूसरी वैल्यू राइट एंड लेफ़्ट की और थर्ड वैल्यू बॉटम की। और अगर मैं इसको भी हटा देता हूँ तो जो पहली वैल्यू है वो टॉप एंड बॉटम की और जो सेकंड वैल्यू है वो किसकी होगी, राइट एंड लेफ़्ट की, ठीक है। और अगर एक वैल्यू देता हूँ तो फिर जाहिर सी बात है चारों साइड से अप्लाई होगा। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे रहा हूँ 20 पिक्सल्स। तो ये बॉटम से थोड़ा नीचे आ चुका है। इतनी चीज़ अभी तक क्लियर है। दूसरा ये कि आप मार्जिन को माइनस में भी दे सकते हो, मैंने बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ही मैं हाइट कर देता हूँ कम, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 पिक्सल्स, तो ये एक स्ट्रिप की शक्ल में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ मार्जिन बॉटम से 20 पिक्सल्स, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अंदर करना चाहता हूँ इस साइड पे, लेफ़्ट की साइड पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मार्जिन लेफ़्ट से -40 पिक्सल्स। सो जब भी मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये साइड पे आ गया, ठीक है। दूसरा ये कि मैं ये चाहता हूँ कि इस डिव के ऊपर, इसी डिव के ऊपर जब मैं होवर करूँ, माउस लेके जाऊँ तो ये थोड़ा सा बाहर भी आए, होवर इफेक्ट इस पर अप्लाई हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सी चीज़ है, मैं यहाँ पे आता हूँ हैश div1, इस पे जब होवर होगा तो मैं ये चाहता हूँ कि मार्जिन लेफ़्ट से 0 पिक्सल, पहले कितना था -40 पिक्सल था, अब वो किस पे आ जाएगा 0 पिक्सल पे। तो अब देखते हैं क्या होता है रिफ़्रेश कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इसमें माउस लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसके अंदर बाहर आ के गया। अंदर कुछ रखा होगा वो भी ऐसे ही। हाँ, वो भी फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रख ही लेते हैं, ये div1 है ना, तो इसमें मैं एक
यज़दान यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। सो लेट्स सी, समझ लगी इस चीज़ की। अच्छा अभी आप देख रहे हो कि बिल्कुल वो एकदम से आ रहा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इस पर ना इफेक्ट, हाँ कुछ भी रख सकते हो इसमें। मैं एनिमेशन पर इसको अप्लाई करना चाहता हूँ कि बहुत स्लोली आए ये, तो उसके लिए फिर आपको ट्रांजिशंस का यूज़ करना पड़ेगा। खैर अभी के लिए वो आपको बाद में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं। ट्रांजिशन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 सेकंड के लिए। अभी आप देख रहे हो कि स्मूथली जो है वो आ रहा है। क्लियर हो गया काम? अच्छा जी, ये चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट अब हमारा आज का एक ही चीज़ रह गई है जिसको हमने कवर आउट करना है, और वो है सेलेक्टर्स, CSS के सेलेक्टर्स के बारे में। ठीक है, सेलेक्टर्स यही की थी आई थिंक। अच्छा अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो है ना सेलेक्टर्स में जा रहा हूँ। तो सेलेक्टर बेसिकली क्या होता है, CSS में किसी भी चीज़ को आपने CSS अप्लाई करनी है HTML के किसी भी एलिमेंट पे, तो आप उसको डिफ़ाइन करते हो कि इस टैग नेम के ऊपर ये CSS का कोड अप्लाई होगा, और उस चीज़ को हम बोलेंगे सेलेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं, हमने लिखा div1 जो है इसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई कर दो, तो ये जो div1 यहाँ पे लिखा है ये क्या है, एक सेलेक्टर है। ये btn1 लिखा है, ये बेसिकली क्या है, एक सेलेक्टर है। अच्छा अब यहाँ पे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली है सिंपल सेलेक्टर्स। सिंपल सेलेक्टर्स में आप क्या करते हो, नेम के थ्रू, आईडी के थ्रू या क्लास के थ्रू आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर स्टाइल देते हो। फॉर एग्जांपल हमने पहले यहाँ पे ए टैग के ऊपर स्टाइल दिया था, तो जो ए टैग था वो क्या था, एक सेलेक्टर था बाय नेम, बाय टैग नेम। और अभी ये क्या है, आईडी। अगर मैं ये नीचे आता हूँ, ये क्या है, बाय क्लास नेम। तो ये जितने भी इस तरह के सेलेक्टर्स हैं इसको हम बोलेंगे सिंपल सेलेक्टर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। नाम से ज़ाहिर है कि कम्बिनेशन करके बनेंगे। तो कम्बिनेशन किस तरीके से होगा, लेट्स सी। इसका मैं बैक कर रहा हूँ और न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। अच्छा कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स में क्या है, पहला तो है डिसेंडेंट सेलेक्टर। इसमें स्पेस आप यहाँ पे ऐड करोगे, और स्पेस का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये इन्होंने लिखा हुआ है div स्पेस p, तो इसका मतलब है कि div के अंदर जितने भी पैराग्राफ वाले एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। मतलब उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये एक div, इसके अंदर पैराग्राफ है, इसका बैकग्राउंड कलर येलो लिखा हुआ है। अब ये इन्होंने एक div क्रिएट की है और इसके अंदर 1 2 एंड फिर उसके बाद सेक्शन के अंदर तीसरा पैराग्राफ मौजूद है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हम यहाँ पे, वो आप खैर सेक्शन का टैग HTML5 ने एक न्यू टैग इंट्रोड्यूस करवाया है HTML की लेआउट के लिए। काम बिल्कुल div की तरह ही करता है, हाँ, लेकिन इसको हम यूज़ क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो HTML5 है ना, पहले आप क्या करते थे, जब आप पूरी वेबसाइट बनाते थे उसमें आप हेडर बनाने के लिए भी एक div ही यूज़ करते थे, आप नेव बार बनाने के लिए भी div ही यूज़ करते थे, फुटर बनाने के लिए भी div ही यूज़ करते थे, उसकी आईडी बताते थे। बट बाद में क्या हुआ कि उसके नाम डिफाइन कर दिए गए कि आप यहाँ पे इसका नाम दोगे हेडर, नीचे वाला टैग फुटर का टैग ही आ गया अलग से। सिर्फ इसलिए है, काम एज अ div ही करेगा, लेकिन उसका सिर्फ नाम अलग कर दिया है ताकि आसानी हो देखने में कि कहाँ पे हेडर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे फुटर हो रहा है। इसी तरह साइड बार के लिए आप यूज़ करते हो साइड का टैग, और जो बाकी की चीज़ें हैं उनके लिए आप यूज़ करते हो सेक्शन का टैग, जो आपका मेन बॉडी होती है उसमें। ठीक है, बहरहाल अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, div के अंदर पैराग्राफ का टैग लिखा और यहाँ पे स्पेस दे दी। इसका मतलब है कि div के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं सब पे बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। और आप देख रहे हो एक पैराग्राफ div से बाहर है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ स्टाइल, जबकि जितने भी 3 पैराग्राफ अंदर हैं div के उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है चाइल्ड सेलेक्टर। ये बेसिकली क्या करता है, ये काम इसी तरीके से करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ div, ये वाला साइन और फिर p, तो काम ये इसी तरीके से करेगा कि div के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उनको कलर करेगा, लेकिन ये चेक करेगा कि जो पैराग्राफ डायरेक्टली चाइल्ड हैं div के सिर्फ उन्हीं के ऊपर अप्लाई हो।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये डिव है, डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के ऊपर ये अप्लाई करेगा बिकॉज ये डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है, इस पैराग्राफ के ऊपर भी अप्लाई करेगा क्योंकि ये डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है। लेकिन ये जो पैराग्राफ है ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये सेक्शन का डायरेक्ट चाइल्ड है, तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सो लेट्स सी, मैं रन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जस्ट पहले दो पैराग्राफ्स के ऊपर अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट आगे एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है, तो अगर मैं यहाँ पे div प्लस p लिखता हूँ तो ये क्या करेगा कि एक div के बाद जो पहला पैराग्राफ आ रहा है उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर जो 4 है, चूँकि ये div ख़त्म होने के बिल्कुल बाद आ रहा है और पहला पैराग्राफ है, तो इसके ऊपर इसने स्टाइल अप्लाई कर दी है जस्ट ये प्लस लगाने से। ओके, जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर, अब ये क्या है, बेसिकली ये काम यही वाला करेगा जो प्लस कर रहा है कि डिव के बाद वाले पैराग्राफ पे, लेकिन ये डिव के बाद सिर्फ एक पैराग्राफ को कलर कर रहा था। अब अगर हम ये लगा देते हैं साइन ऑफ टिल्डे, तो इससे क्या होगा कि डिव के बाद जितने भी पैराग्राफ्स होंगे सबको ही वो कलर कर देगा। क्लियर? ओके, सो ये थे हमारे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। नेक्स्ट हैं सिर्फ पहले अगर पी की जगह आगे कोई और चीज या ए लिख हर चीज़ पे अप्लाई होगा। हाँ, डिव के बाद जो भी चीज मेन जो आपको चीज़ बताई जा रही है वो है स्पेस प्लस, या जो वो साइंस थे वो आपको बताए जा रहे हैं। हाँ, अच्छा बहरहाल सूडो क्लास सेलेक्टर्स, सूडो क्लास सेलेक्टर क्या होते हैं, इसमें आप कोई क्लास डिफाइन कर देते हो, ये होते हैं बेस्ड ऑन अ सर्टन स्टेट, मतलब कि जस्ट लाइक हमने यहाँ पे भी पढ़ा बटन 1, इसके ऊपर हमने होवर के ऊपर किया, मतलब जब होवर होगा एक स्टेट है ना, होवर होना एक स्टेट है, तो जब होवर होगा तब ये वाला इफेक्ट अप्लाई होगा, पहले नहीं होगा। विजिट होगा तो फिर ये इफेक्ट अप्लाई होगा। तो ये वाले जो सिलेक्टर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, सूडो क्लास सिलेक्टर्स। सूडो क्लास। हाँ, सूडो क्लास सिलेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास हैं सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, ये थे सूडो क्लास सिलेक्टर्स। इसका लिखने का तरीका क्या था कि हम सिलेक्टर का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कॉलन देते हैं, कॉलन के बाद हम स्टेट उसकी लिख देते हैं, क्या स्टेट होगी। ठीक है, बहरहाल जो नाम याद रखना है इसके। हाँ, ये होवर आपने याद रखना है, ये जो विजिटेड है ये याद रखना है आपने, ये नहीं, ये जो सूडो सिलेक्टर, ये सिलेक्टर लाजमी नहीं है। सूडो एलिमेंट सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर क्या है कि जिस तरह आप यहाँ पे एक कॉलन डाल रहे हो, आप यहाँ पे डबल कॉलन डालोगे और इसमें आप आगे जो है वो डिफाइन करोगे जो भी आपका सूडो एलिमेंट सेलेक्टर होगा। तो लेट्स सी किस तरह से करेंगे। ये जनरली किस लिए यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट लेटर अगर आपने किसी पैराग्राफ का बड़ा करना है, फर्स्ट लाइन को बड़ा करना है, ठीक है, या उसके पीछे कोई कंटेंट ऐड करना है, या उसके बाद में कोई कंटेंट ऐड करना है, तो बेसिकली इसका लिखने का तरीका ये है कि सेलेक्टर के बाद दो कॉलम्स, इसके बाद सूडो एलिमेंट, एंड देन बाद में आपकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू आ जाएगी। प्रॉपर्टी एंड वैल्यू मतलब इसको लेट्स सी, तो इसका रिजल्ट किधर है? ये एक पैराग्राफ पे उन्होंने लिखा है कि पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर आप कलर अप्लाई कर दो, उसका फाउंड वेरिएंट चेंज कर दो। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी, जब हम इसको रिसाइज भी कर रहे हैं विंडो को, तो जो भी लाइन पहली लाइन बन रही है उसके ऊपर हमारा इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, और अगर हम जाते हैं यहाँ पे नीचे आते हैं थोड़ा, फर्स्ट लेटर को करना है तो यहाँ पे सिंपली आप क्या लिख दोगे, फर्स्ट लेटर। तो इससे क्या होगा कि जो पहला लफ्ज़ है वो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा फर्स्ट हाँ, लेटर। बड़ा नहीं होगा, वो आपको जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है वो इधर से करना है, जिस लाइक इसने यहाँ पे साइज उसने ये दे दिया। अच्छा, सूडो एलिमेंट्स में आता हूँ, तो इसमें फर्स्ट एक तो हमने पढ़ा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लेटर, देन हमारे पास आ जाता है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर को यूज़ किया जाता है कंटेंट ऐड करने के लिए। ठीक है, आप क्या करते हो, H1 बिफोर, मतलब कि H1 जितने भी हमारे पेज में हैं उनसे पहले क्या लग जाए वो आप लिखते हो कंटेंट के अंदर। इसके अंदर आप कंटेंट डिफाइन करते हो, कंटेंट के अंदर आप यूआरएल दे देते हो किसी भी एक इमेज की, या फ़र्ज़ करो मैं अगर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, अब रन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हर हेडिंग से पीछे क्या लिखा आ रहा है, हेलो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंटेंट क्या डिफाइन किया है, हेलो। उन्होंने यहाँ पे यूआरएल क्यों लिखा था, क्योंकि वो इस तस्वीर को, जो स्माइली डॉट गिफ वाली तस्वीर है इनके सर्वर पे पड़ी हुई है, उस तस्वीर को यहाँ पे लगाना चाह रहे थे बिफोर। अच्छा, और अगर मैं इसी को यहाँ से आफ्टर कर देता हूँ तो क्या होगा, बाद में लग जाएगी। क्लियर है? अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ये बिफोर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इस तस्वीर की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग,
और मैं यहाँ पे चाहता हूँ 1 लिखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, अभी देख रहे हो कि हर हेडिंग के साथ क्या लिखा आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 चेंज होती रहे, ठीक है, 1 2 3 करके चेंज होती रहे। हाँ, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है काउंटर का। किसका यूज़ करना पड़ता है? CSS काउंटर। तो आप लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा, जस्ट लाइक ये इन्होंने 1 2 3 यहाँ पे लिखा है, ये CSS के थ्रू लिखा हुआ है। कैसे लिखा है ये बेसिकली, ये देखो, ये खैर हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, बट ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बिफोर उसी चीज़ का यूज़ किया जो भी हमने देखी, ठीक है। कंटेंट के अंदर उन्होंने यहाँ पे एक वेरिएबल पास किया है काउंटर का, और उसमें ये सेक्शन को डिफाइन किया है। बहरहाल ये किस तरह से हो रहा है उसको भी समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल ये है कि आप ये वाला भी काम यहाँ पे करवा सकते हो। OL से तो हो ही सकता है, बट हम ये CSS के थ्रू बात कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों में से जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। हाँ, यस। मतलब अगर मैं सीखने के लिए नहीं, अगर वेबसाइट बना दी है तो कोई मसला तो नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो, जब भी मैं उसमें हेडिंग ऐड कर रहा हूँ उसका वो काउंटर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वो किस तरीके से हो रहा है ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि बिफोर एंड आफ्टर क्या है, उसकी तो आपको समझ लग गई कि बिफोर पीछे कुछ कंटेंट ऐड करना है और आफ्टर आफ्टर कुछ। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ जो कल भी आई थिंक हमने मिस करी थी, वो ये है सिलेक्शन। सिलेक्शन बेसिकली क्या करती है, ये देखो, जब भी हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या कलर आ रहा है, ब्लू, और इसका जो फाउंड कलर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वाइट। तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या कलर आ रहा है, रेड एंड येलो। ये किस तरीके से किया है, सिलेक्शन, कलर रेड एंड बैकग्राउंड येलो। मैं यहाँ पे फाउंड साइज, फाउंड फैमिली भी चेंज कर सकता हूँ। फाउंड फैमिली अगर मैं ताहुमा कर देता हूँ तो ये भी अप्लाई होने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, नहीं, आई थिंक इनके सिस्टम के अंदर वो अवेलेबल नहीं है ताहुमा फाउंड। नहीं नहीं, रन मैंने किया, उनके वो अवेलेबल नहीं है, फाउंड अवेलेबल नहीं है। बहरहाल ये है कि जो भी आप इसके अंदर स्टाइलिंग लिखोगे, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसके ऊपर वो अप्लाई होने वाला है। जैसे भी इन्होंने यहाँ पे कलर रेड किया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वाइट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वाइट कर दूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड टील कर देता हूँ, रन करता हूँ, लेट्स सी, क्लियर है। सो ये बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ है एक। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम और देखते हैं, ये हमारे सिलेक्टर्स हो गए, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। लास्ट में हमारे आ जाते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं इसलिए कि आपके जितने भी HTML एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, जस्ट लाइक ये ID एक एट्रीब्यूट है, क्लास एक एट्रीब्यूट है, href एक एट्रीब्यूट है, इनके थ्रू आप कुछ स्टाइल दे पाओ। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये चाहता हूँ कि ऐसा ए टैग जिसके ऊपर href का लिंक लगाओ, href का एट्रीब्यूट होगा या टारगेट का एट्रीब्यूट होगा, सिर्फ उनके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करो, तो वो हम इन सिलेक्टर्स के थ्रू कर सकते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के थ्रू। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि ऐसे ए टैग्स जिनका टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक होगा या जिनका लिंक इक्वल्स टू ये होगा, सिर्फ उन्हीं के ऊपर अप्लाई करो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह से होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ए या जो भी हमारा टैग है, और अंदर आ जाएगा उसका एट्रीब्यूट, जो भी एट्रीब्यूट है आप जो चाहते हो कि जो एट्रीब्यूट हो, फिर उस पर स्टाइल अप्लाई हो। ये स्टाइलिंग के अंदर ही करेगा। हाँ, जस्ट लाइक अब देखो, इन्होंने यहाँ पे लिखा है ए टारगेट, तो अब वो क्या कर रहा है, ऐसे ए टैग्स जिनके ऊपर टारगेट का एट्रीब्यूट पड़ा हुआ है, सिर्फ उन्हीं के ऊपर वो अप्लाई कर रहा है। येलो बैकग्राउंड, इसके ऊपर उसने अप्लाई नहीं किया क्योंकि इसमें टारगेट का एट्रीब्यूट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टारगेट का एट्रीब्यूट डाल ही देता हूँ, रन करता हूँ, तो अब इस पर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। बहरहाल अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये भी चेक करना है कि वो जो है ब्लैंक भी लिखा हो, अब किस पे अप्लाई होगा, सिर्फ दरमियान वाले पे, क्योंकि सिर्फ इसी का जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो क्या है, ब्लैंक। क्लियर हो गया, समझ लगी इस चीज़ की। सो ये हमारे कौन से सेलेक्टर्स थे, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। सिर्फ उसने कलर किया है इसे। हाँ, अच्छा, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भी हम देख लेते हैं, और क्योंकि अभी हमने थोड़ा स्पीड से ही आज किया है, कल भी इसका किया था, आज रिवीजन हो गई है थोड़ी, इस चीज़ की समझ लगी, वैल्यू यहाँ पे दी, उसके थ्रू भी वो पकड़ रहा है। अच्छा, ये साइन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, साइन ऑफ टिल्डे और इक्वल्स टू। इससे क्या होगा, इज़ यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग अ स्पेसिफाइड वर्ड। मतलब जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, टाइटल इक्वल्स टू क्या है, फ्लावर। वो खाली इक्वल्स टू भी तो डाल सकते थे ऐसे। अब मैं अगर रन करता हूँ तो आप देख रहे हो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, इस पर अप्लाई हुआ है बॉर्डर, नहीं ना हुआ, किस पे अप्लाई हुआ है,
सेंटर वाली पे, उसका टाइटल क्या है सेंटर वाली का? फ्लावर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, टाइटल इक्वल्स टू हो फ्लावर। अब इस पर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका कैलीमेटिस फ्लावर है। अब अगर हम ये साइन ऐड कर देते हैं तो वो जस्ट मैच नहीं उसको करता, वो चेक करता है कि ये वाला वर्ड उसके अंदर बस होना चाहिए। अब देखो ये फ्लावर का वर्ड इसमें भी है, दो पे आ जाएगा। इसमें भी है। पहले वो मैच कर रहा था, अब वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि जहाँ पे फ्लावर है अवेलेबल है उसको कर दो। लाजमी नहीं कि एग्जैक्ट मैच नहीं करना कि एग्जैक्टली यही होगा तो फिर इससे पहले हमने रन कर रहा हूँ। सिलेक्ट उसमें तो वो जिस नाम पे ब्लैंक लिखा था तो ब्लैंक टारगेट को उसने नहीं किया। ऐसे ही है। टारगेट के साथ अगर ये वाला साइन लगाएंगे फिर वो जहाँ जहाँ टारगेट होगा सबके साथ लगाएगा। उसकी बात नहीं मैं कह रहा, टारगेट की बात नहीं हो रही, ये तो इसका मतलब है वैल्यू से। हाँ टारगेट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं। हाँ अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक ये सिलेक्टर। इसमें आप ये जो पाइप है ये आप ऐड करते हो। इसका भी आपको अब कीबोर्ड पे ये ऑप्शन आपको मिल जाती है यहाँ पे ऐड करने की, ये कोड के लिए होता है। हाँ। अच्छा इसके लिए क्या होगा देख लेते हैं ज़रा। विद द स्पेसिफाइड इज़ यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट whose value can be exactly the specified value or specified value followed by hyphen। देखो यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है क्लास इक्वल्स टू के पहले ये लगा दिया और टॉप। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो क्या होने वाला है, किसी पे भी अप्लाई नहीं हुआ। हसन देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्लास इक्वल्स टू टॉप, तो किसी के ऊपर भी स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तभी होगा जब किसी का नाम पूरा का पूरा वो टॉप होगा, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये साइन डाल देता हूँ, जहाँ जहाँ पे टॉप लिखा साथ अब तीनों देखो पे अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि टॉप का लफ्ज़ अलग से होना चाहिए था, स्पेस वगैरह या कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या है कि हाइफन के साथ वो जुड़ा हुआ है आपस में, तो जहाँ पे हाइफन को आपने ख़त्म करना है कि हाइफन के साथ भी हो तो फिर भी हो जाए, फिर आप यूज़ करोगे इस पाइप का। रन कर रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पे भी टॉप है, यहाँ पे भी टॉप है, और फ़र्ज़ करो मैं इसके बाद में भी अगर टॉप लगा देता हूँ हाइफन डाल के, तो फिर भी ये काम नो। ये क्यों नहीं काम कर रहा है इसमें? मेरे ख्याल से फिर स्टार्टिंग में ही करना होगा, हाँ लेकिन वो साथ जुड़ा हुआ है ना, फॉलोड बाय हाइफन कह रहा हूँ मैं, हाइफन नहीं था ना इसमें ऐड। तो उसके साथ हाइफन भी डाल दे कि नहीं काम करेगी। अब हाइफन डाला है तो काम कर रहा है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ ही किधर इधर स्टाइल दिया ना इसको, मतलब वो जो इस तरह वाला साइन है लिमदा वाला साइन उसके साथ है वो नहीं काम करेगा। उसके साथ भी काम नहीं ना करेगा, उसमें कोई स्पेस वगैरह होनी चाहिए। वो अगर हम टॉप के साथ वो डाल दें साइन नहीं हाँ फिर काम करेगा, फिर काम करेगा। मतलब आप कह रहे हो इस तरह से। हाँ इस तरह तीनों पे ऑटोमेटिक आएगा। एक मिनट, मेरा नहीं ख्याल ये आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तीनों पे नहीं होगा, बिकॉज ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ पहली तो बात है पीछे लगा होना चाहिए ये। फ़र्ज़ करो कि मैं इसको आगे को ही कर देता हूँ, फिर भी वो नहीं होने वाला, क्योंकि फिर हमें एक और आइफन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बिकॉज इसको करने के लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ आपने इसमें लिखी है उसके साथ हाइफन हो। तो ये आपने यहाँ पे ये लिखा है, ये चीज़ इतनी होगी, साथ हाइफन हमें लगाएंगे तो काम करेगा ना। उसको पता लग गया कि ये कोई लफ्ज नहीं है, ये कोई ऐसे साइन है, इसीलिए इन्होंने उसने किया हाँ ऐसे। बहरहाल नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद है, सिलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट हुज वैल्यू स्टार्ट विद द। ये है कि टॉप से जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी। अभी देखो ये टॉप कंटेंट पहले इस पर काम नहीं था ना कर रहा, क्योंकि पहला जो था वो पाइप वाला वो इसके काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके लिए हाइफन होना लाजमी था। बट ये अब काम करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये है कि टॉप से स्टार्ट होना चाहिए नाम क्लास का, या इस एट्रीब्यूट का नाम जो है टॉप से स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो हाइफन हो या ना हो, सही वो काम तीनों पे करेगा। काम होता नेक्स्ट आगे देखते हैं डॉलर। है। ये सिर्फ क्या है कि वो पट्टी को अपना कलर देने के लिए। अच्छा ये क्या है, हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड्स विद, वो था स्टार्ट्स विद, और ये क्या है यहाँ पे इन्होंने लिखा है टेस्ट। तो जो जो चीज़ जिस जिस भी क्लास के लास्ट पे टेस्ट होगा ये उसके ऊपर काम करेगा। सेकंड वाली पे क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि उसके अंदर टॉप टेस्ट है ही नहीं है, और अगर मैं स्टार्टिंग में भी टेस्ट लगा देता हूँ तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टेस्ट होना चाहिए लास्ट पे। डॉलर एंड दे टेस्ट टेस्ट मतलब
अगर मैं टेस्ट की जगह कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब वैल्यू कोई भी दे सकते हैं। ये देखो, अगर मैं ये वाला लगा रहा हूँ ना साइन, तो सेकंड के ऊपर कर रहा है क्योंकि सेकंड के स्टार्टिंग में टेस्ट है। और अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ किधर गया है डॉलर, रन कर रहा हूँ, तो अब बाकियों पे हो रहा है, इसके ऊपर नहीं हो रहा। मतलब इसका मतलब दोबारा इसका जहाँ पे मतलब टेस्ट लिखा है किसी भी साइड पे टेस्ट है, एंड पे टेस्ट है, एंड पे, ठीक है। डॉलर एंड है, ठीक है, ठीक हो गया। स्टैटिक का मतलब क्या है? वो स्टैटिक का मतलब whose attribute value contain a specified value, मतलब कि पूरे वर्ड के अंदर कहीं पे भी होगी वैल्यू, कर देना। टॉप में है, मतलब वो स्टार्टिंग में है, एंडिंग पे है, दरमियान में है, कहीं पे भी है, बस। स्टार हर चीज में इस्तेमाल ऐसे पता डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस दे दें इतना कौन ये आपको ज़रूरत कहीं ना कहीं पे इस चीज़ की पड़ जाती बढ़ है। जाती है। अभी तो खैर नहीं पड़ने वाली, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोई चीज़ करना होती है, उस वक्त आपको इन चीज़ों का नहीं पता होता क्योंकि आपने पहले पढ़ी नहीं होती। अब आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको कल को मसला पड़ता है, आपको कम से कम ये याद होगा कि हाँ यार ये काम CSS से हो जाता है। आप जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा पुराना, और आपको पता लग जाएगा। स्टाइलिंग फॉर्म्स, हाँ ये खैर फॉर्म क्या होता है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे HTML का। स्टार ये जो फॉर्म होते हैं इनपुट वगैरह और बटन शटन ये हम बनाना बाद में सीखेंगे, बट इनको भी स्टाइल करने के लिए आप एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए एनफ है इतना ही। वो उसका स्टार का नहीं बताया ना आपने? किस स्टार का? स्टार वाला एलिमेंट स्टार का मैंने बताया कि वो चाहे दरमियान में हो, स्टार्ट में हो, एंड पे हो। एक बड़ी बात दिखा देना एंड पे होता है। तो सिर्फ स्टार का ये एट्रीब्यूट ये देखो कोई भी दे सकता है। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, TE, यहाँ पे TE जो है वो दरमियान में है, यहाँ पे भी TE यहाँ पे है दरमियान में, यहाँ पे भी दरमियान में है, स्टार्ट एंड पे कोई नहीं है। स्टार्ट पे भी होगा तो फिर भी उस पर चलेगा, फर्ज करो ये टेस्ट है ना, बस उसमें TE कहीं पे भी होना चाहिए। लेट्स सी, क्लियर है? ओके ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। PHP सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में, ID एंड क्लासेस के बारे में, और उसके अलावा लिंक्स के ऊपर हमने चेक किया है कि CSS हम किस तरीके से लगा सकते हैं, होवर इफेक्ट या विजिटेड इफेक्ट, ठीक है ना। तो बहरहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट बाद में जो है वो फिर कल करते हैं, और खुदा हाफिज़। ओके।